हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, कल हम हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ रहे थे। हेनरी फेयोल का परिचय हमने पढ़ा था। हेनरी फेयोल ने सिद्धांत जो दिए थे प्रशासनिक प्रबंध के, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत जो है वो प्रशासनिक प्रबंध के दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप नोट करिए, जो कल हमारा टॉपिक था उसी में आगे नोट करना है, उसी के जो हमारा चल रहा था। देखिए आगे लिखिए, फेयोल ने अपने स्वयं के अनुभव फेयोल ने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर प्रशासनिक प्रबंध की अवधारणा को विकसित किया। फेयोल ने जो अवधारणा विकसित की थी वो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, जबकि टेलर ने जो अवधारणा विकसित की थी वैज्ञानिक प्रबंध की, वो उसने शोध एवं अनुसंधान के द्वारा, जबकि इसने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अपने प्रशासनिक प्रबंध की अवधारणा को विकसित किया था। इसके बाद में लिखेंगे, उसके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों पर 1917 में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक फेयोल के द्वारा जो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उन सिद्धांतों पर लिखी गई थी। ठीक है, कब? 1917 में प्रकाशित हुई। 1917 में हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। ठीक है, इसमें विस्तार से इन 14 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। ये जो पुस्तक लिखी थी इस पर चर्चा की गई, इन 14 सिद्धांतों पर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्री एंड जनरली नामक पुस्तक में चर्चा की गई, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये जो पुस्तक थी वो अमेरिकन था। अमेरिका में उसने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे और अपनी जो भी उसने दूसरी भाषा में लिखे थे, लेकिन उन सिद्धांतों को बाद में इंग्लिश में अनुवादित जो किया गया वो
पुस्तक जो 1949 में, यही पुस्तक 1949 में इस पुस्तक का 1949 में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया। तो 1949 में इसके जो सिद्धांत हैं उनका जो अनुवाद किया गया अंग्रेजी में 1949 में प्रकाशित किया गया। प्रबंध में हेनरी फेयोल के योगदान के कारण, प्रबंध में हेनरी फेयोल के योगदान के कारण उन्हें प्रशासनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक प्रबंध का जनक कौन है, प्रशासनिक प्रबंध का जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा हेनरी फेयोल। और इसकी जगह हमें ये पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है, तब हमारा आंसर होगा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो सिद्धांत दिए थे वो क्या थे, अब देखते हैं क्यों उन्हें जनक कहा जाता है प्रशासनिक प्रबंध का, क्या उनका प्रशासनिक प्रबंध में योगदान रहा, वो हम समझते हैं। तो हेनरी फेयोल के द्वारा, लिखिए आगे, हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत लिखिए, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन का दूसरा नाम विशिष्टीकरण भी है। तो कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण ये क्या होता है? कार्य विभाजन का मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में यदि हम समझें तो कार्य विभाजन का मतलब काम को बांट देना। तो अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांट देना। उससे क्या होगा, हम यदि अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांट देंगे तो उससे विशिष्टीकरण हो जाएगा, उस व्यक्ति में उस काम की विशेषज्ञता आ जाएगी। देखिए, आप लोग 10th तक आप सभी पढ़े हैं। 10th में आपने संस्कृत भी पढ़ी थी, आपने साइंस भी पढ़ी थी, आप मैथ्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, बायो के भी आपके टॉपिक्स थे, जबकि आपके कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी थे, ज्योग्राफी के भी थे, हिस्ट्री के भी थे और इंग्लिश भी था। आपने सारी सब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन उन सभी सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज आज आपको है कि उनमें क्या होता है। लेकिन विशेषज्ञता के लिए आपने जो अपना सब्जेक्ट लिया, जैसे किसी ने साइंस लिया तो उसको साइंस में विशेषज्ञता हासिल हुई, किसी ने कॉमर्स लिया उसको कॉमर्स में विशेषज्ञता हासिल। जो जो सब्जेक्ट आपने चूज किए उनका नॉलेज आपका बढ़ा और उन सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड बढ़ी। तो इसी प्रकार से काम को बांट देना ही क्या है? कार्य
का विभाजन करना होता है। जैसे फोर्ड कंपनी ने सबसे पहले इस चीज को अपनाया, तो फोर्ड कंपनी ने क्या किया, फोर्ड कार बनाने वाली कंपनी एक, तो उसने अपना जो कार का कारखाना था उसको इस तरीके से बनाया कि उसने एक चेन बना दी, उसने एक इस तरह के राउंड बना दिया मान लो, और ये रेल की पटरी की तरह है। अब इसमें जो कार का रिपेयरिंग होना है, कार जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वो कार मान लो यहाँ है, तो ये कार रुकेगी नहीं कहीं पे भी, ये कार चलती जाएगी। इसका जो समय है उसके हिसाब से कार जो है वो आगे चलती जाएगी। यहाँ पे वर्कर के बॉक्स हैं, यहाँ पे वर्कर्स हैं, इसके आगे जैसे ही कार आएगी, इसको जो स्क्रू टाइट करना है, जो स्क्रू लगाना है, या हेडलैम्प लगाना है, या ब्रेक लगाना है, इसको जो भी चीज़ फिट करनी है वो अपनी फिट करेगा। यहाँ से जब इसके कार पास में आएगी तब ये अपने काम पे लगेगा, और यहाँ तक इसके बॉक्स तक ये काम करता रहेगा, और तब तक ये काम को फिनिश कर देगा। उसके बाद में तब तक कार आगे आ चुकी होगी और अगला मैकेनिक उस काम में लग चुका होगा। तो इस तरह का जो ये फोर्ड कंपनी में काम किया गया था, ये कार्य के विभाजन के सिद्धांत पर ही आधारित था। तो काम को हम यदि अलग अलग व्यक्तियों में बांट देंगे, आपको सिर्फ इतना ही काम करना, यही काम करना है, तो आप बार बार उस काम को रिपीट करते करते उस काम के एक्सपर्ट हो जाओगे और आपको समय कम लगेगा। नारायण हॉस्पिटल्स आपने सुना है, वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनका एम ये रहा कि हमें पैसा नहीं कमाना बल्कि बेस्ट सेवाएं देनी हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हार्ट सर्जरी को अलग अलग कामों में बांट दिया। यानी हार्ट की सर्जरी के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, तो हार्ट स्पेशलिस्ट में भी उन्होंने क्या किया कि जैसे जो चीरने का काम है वो एक टीम को दे दिया, वो चीरने का काम करेंगे, फिर ऑपरेट करने का काम जो है वो दूसरे डॉक्टर्स करेंगे, और फिर उसको सीजर से सिलाई करने का काम जो है वो तीसरे डॉक्टर करेंगे। तो इस तरह से उसने काम को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, और बांटने से क्या हुआ कि वो उस काम में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, और वो 5 मिनट का काम जो वो 1 मिनट में करने लग गए। तो इस तरीके से उन्होंने समय की भी बचत की और श्रेष्ठ प्रबंधन हासिल किया। तो हम किसी भी काम को यदि बांट देते हैं अलग अलग व्यक्तियों में, तो वो श्रेष्ठ। हर जगह आपने देखा होगा कि प्रबंधन का जो संगठनिक ढांचा है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि उच्च स्तरीय और उसके नीचे मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं। तो मध्य स्तरीय प्रबंधकों में उसने क्या किया, काम को इस तरह से बांटा कि अलग से एक कारखाने के लिए कारखाना प्रबंधक हो, लेखांकन के लिए लेखा प्रबंधक अलग व्यक्ति हो, वित्त विभाग के लिए वित्त प्रबंधक, उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन प्रबंधक, क्रय जो माल करना है उसके लिए क्रय प्रबंधक, कर्मचारियों से संबंधित कार्यों के लिए सेवी वर्गीय प्रबंधक। तो इस तरह से उसने क्या किया, हर काम को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया, अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, काम बांट दिया गया है। अब काम बांट दिए, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व तो उनको अच्छे से समझा दिए गए, उन्हें अपने काम की ट्रेनिंग दे दी गई, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो पूरा उनको समझा दिया। उसके बाद में वो काम करेंगे तो उस काम को बार बार करते करते रिपीट करते करते क्या होगा, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और एक्सपर्टीज से जब काम लेंगे तो उससे कॉस्ट कम आएगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो काम को बांटना और उसमें विशेषज्ञता हासिल करना ही क्या है, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। काम को उसने अलग अलग भागों में बांट करके और दे दिया ताकि काम कम से कम लागत में हो और अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ये हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कार्य विभाजन का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा सबके। इसके बाद में
दूसरा हम लेते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व से हमारा ये मतलब है कि किसी व्यक्ति को काम सौंपें तो उसे उससे संबंधित अधिकार दिए जाने चाहिए और अधिकारों के साथ साथ उसके दायित्व भी निश्चित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रबंधक को ये काम सौंपा गया है कि उसके नीचे क्रय विभाग रहेगा, उसे माल क्रय करना है, दूसरे प्रबंधक को विक्रय विभाग का काम सौंप दिया, विक्रय प्रबंधक बना दिया। तो इस तरह से हमने श्रम विभाजन में देखा था कि अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रबंधक हैं, उन्हें अपने संबंधित अधिकार दिए गए हैं, दायित्व दिए गए हैं। उन्हें अपने विभागीय लागत को कम करना है, अपने विभाग की लागत को कम करना है और अपने विभाग के जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको कम से कम लागत में प्राप्त करना है, अचीव करना है। ये उनका उद्देश्य है। यहाँ पे उनका दायित्व है कि वो कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन दे, अधिकतम लाभ दे, अधिकतम, तो अपने काम को अधिकतम गति से पूरा करें। लेकिन उसके साथ जरूरी है कि हम उससे संबंधित अधिकार भी दें। हमने क्या किया, सिर्फ दायित्व दे दिया, अधिकार कुछ भी नहीं दिया। हमें मान लीजिए कि टीचर को ये कह दिया कि आपको क्लास को कंट्रोल रखना है, ठीक है, आपका दायित्व है, दायित्व दे दिया। अब साथ में कह दिया आप किसी बच्चे को डांटोगे नहीं, किसी बच्चे को कुछ भी कहोगे नहीं, किसी बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, किसी बच्चे को मारना नहीं है। और बच्चों को भी ये बात पता है कि ना तो ये टीचर मार सकेंगे, ना डांट सकेंगे, ना हमें कुछ कह सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में अनुशासन नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि उन्हें साथ में अधिकार भी है कि कोई शैतान बच्चा है तो उससे वो वाजिब पनिशमेंट दे सकें, उसे समझा सकें, उसको पनिश कर सकें, तो बच्चों में भी ये रहेगा कि हाँ, तो इस प्रकार से दायित्व देते हैं तो साथ में उससे संबंधित अधिकार भी होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं कि प्रबंधन के द्वारा विक्रय प्रबंधक को यह आदेश दिया गया कि आप 40 दिन की उधार दे सकते हैं, 40 दिन की उधार दी जा सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं देना है। अब विक्रय प्रबंधक के पास एक ग्राहक आता है, एक बड़ी कंपनी हमारे से जुड़ना चाहती है, उसके बड़े ऑर्डर होंगे और यदि हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो हमें एक 10 करोड़ की डील फिक्स करने के लिए बोलती है और 10 करोड़ की डील में 10% हमारा प्रॉफिट होता है, यानी 1 करोड़ रुपए हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी की शर्त यह है कि वो हमें जो पेमेंट है वो 2 महीने से करेगी, यानी 60 दिन की उधार चाहती है, 60 दिन की उधार चाहती है। कंपनी का हमने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे विक्रय प्रबंधक ये चाहते हैं कि ये माल बिके, इस कंपनी के साथ हम जुड़ें, एक रेगुलर रूटीन बना रहेगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन उसके पास ये पावर नहीं था कि वो 60 दिन की उधार दे सके और इसलिए उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया और वो पीछे हट गए, उन्होंने कहीं दूसरे से वो काम ले लिया। तो अब यहाँ पे हमारे दिक्कत हुई कि नहीं हुई, हमें वो लाभ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। यदि हमें दायित्व दिया गया है कि माल अधिकाधिक बेचना है तो ये हमें ये अधिकार भी दिया जाना चाहिए कि उचित यदि कारण हो तो हम अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चेंजेस कर सकें। तो ये अधिकार यदि उसके पास होता तो कंपनी को इससे मुनाफा होता, लेकिन यहाँ पे कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाई। हाँ, अधिकार की भी एक लिमिट होती है, ये नहीं कि उस ऑर्डर के चलते और ये उधार यदि वो 100 दिन की दे देता है कि हाँ ठीक है आप माल ले जाओ, आप पैसे 6 महीने बाद दे देना, 5 महीने बाद दे देना, इस तरीके की यदि वो बातें करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी को लॉस हो जाएगा, बाद में रुपए भी आना रिस्की रहेगा और साथ ही साथ कंपनी के रुपए ब्लॉक भी हो जाएंगे। हर महीने वो माल खरीदेगा और हमें पेमेंट देने में वो 4-4, 6-6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं करेगा, तो हमारे पैसे वहाँ पे ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसलिए अधिकार का दुरुपयोग भी ना हो, ये भी हमें देखना है कि कार्य क्षेत्र में अधिकार का दुरुपयोग भी ना हो, लेकिन साथ ही साथ अधिकार भी हो।
तो जो भी दायित्व सौंपा जाए प्रबंधक को, उससे संबंधित अधिकार जो है वो भी उस प्रबंधक को सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में तीसरा हम लेते हैं अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत क्या है? देखिए, अनुशासन हर जगह जरूरी होता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बिना अनुशासन के कोई कार्य सही तरीके से किया जाए। स्कूलों में तो आपने देखा है कि स्कूल में जहाँ पे अनुशासन होगा वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उनका टाइम पे एग्जाम होना, रिजल्ट आना, सारी अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ, सारा शेड्यूल फिक्स होगा और शेड्यूल के अंतर्गत चलेंगे, वो निश्चित सफल रहेंगे। लेकिन जहाँ पे अनुशासन नहीं होगा, बच्चे क्लासों में नहीं टिकेंगे, आएंगे नहीं, एब्सेंट रहेंगे, वहाँ पे उनका पढ़ाई का स्तर भी निम्न हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यदि इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हो, आप यदि फैक्ट्रियों में देखते हो, वहाँ पे भी कर्मचारियों का आने का, जाने का समय, हर जगह का कार्य, ये सारा कुछ पहले से निश्चित होता है। तो अनुशासन होना जरूरी होता है। हर काम सौंपा गया है व्यक्ति को और वो काम जो अनुशासनात्मक तरीके से पूरा होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी कार्य पूरा समय पर नहीं करता है तो उसे समझाया जाना चाहिए कि इससे उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसके पास एक भय होना चाहिए कि यदि वो कार्य तरीके से नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई उसके इंक्रीमेंट रोक देने से संबंधित हो सकती है या फिर उसको और कोई भी तरीके से पनिश किया जा सकता है। तो अनुशासन होना जरूरी होता है। बगैर अनुशासन के हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रबंधन ये चाहता है, हेनरी फेयोल का ये मानना था कि जहाँ पे भी कार्य हो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है, क्योंकि प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध सब जगह व्याप्त है, तो कहीं पे भी प्रबंध का कार्य हो रहा है वहाँ पे अनुशासन होना सबसे पहले जरूरी है। अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति तरीके से काम नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति यदि कुछ गलतियां कर रहा है, उन गलतियों के पीछे बाकी व्यक्ति भी गलतियां करेंगे और कर्मचारी तो हर यही चाहेगा कि वो उसे कुछ छूट मिले, उसे कुछ आज़ादी मिले, उसकी सैलरी अच्छी हो। तो ये सब बातें जो है, इसके कारण वो अनुशासन भंग करने की कोशिश करेगा। कई बार ये होता है कि श्रमिकों की यूनियन बन जाती है, वे यूनियनें हड़ताल, तालाबंदी जैसे कार्य करती है और ऐसी स्थिति में फर्म को लॉस होता है, साथ ही साथ कर्मचारियों को भी लॉस होता है। तो जरूरी है कि अनुशासन हो, अनुशासन होना सर्वाधिक आवश्यक है। इसके बाद में अगला है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता। आदेश की एकता। आदेश की एकता से हमारा अभिप्राय है कि आदेश जो है वो एक व्यक्ति से मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे जो श्रमिक काम करने वाले हैं उनको प्रबंधक कहते हैं। एक प्रबंधक कहता है कि आप जाइए, आपकी ड्यूटी जो है वो जॉब नंबर 256 पर लगा दी गई है। अब 256 नंबर जॉब पर वो जा रहा था, दूसरे प्रबंधक ने कहा कि आप एक बार यहीं रुकिए और आपको यहाँ पे काम संभालना है, आज कुछ कर्मचारी एब्सेंट है और उनकी जगह आपको काम देखना है। अब वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे, वो जॉब नंबर 256 पर जाए या वो यहीं इसी जॉब पर रहे। अब यदि वो यहाँ रहता है तो वे दूसरे प्रबंधक उस पर कार्रवाई कर देंगे और यदि वो यहाँ से जाता है तो ये प्रबंधक महोदय कार्रवाई कर देंगे। तो ऐसे में वो कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके पास आदेश जो दो व्यक्तियों से मिला है। तो ऐसी स्थिति में ये दिक्कतें आती है, ये कन्फ्यूजन की स्थितियां बनती है। इसलिए आवश्यक है कि एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश मिले, आदेश की एकता हो। अधीनस्थ और अधिकारी का संबंध जो है, जैसे आपने प्रत्येक का अलग अलग भाग बांट दिया, अलग अलग विभाग बांट दिया है, उसमें अलग अलग आपने कर्मचारी भी बांट दिए हैं। अब उस विभाग के अधिकारी से उस विभाग के अधीनस्थों को आदेश मिलेगा तो आदेश की एकता रहेगी। एक काम यदि आप सौंपोगे, एक तरीके का काम सौंपोगे तो कर्मचारी अच्छे से कर पाएगा। यदि आप एक साथ ही अलग अलग आदेश दे दोगे तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदेश उसके द्वारा पूरा करना संभव नहीं होगा, वो कोई भी आदेश पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आदेश जो है वो एक अधिकारी से एक अधीनस्थ को मिले। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल
सर ने बाईजी को बोला कि आप पानी लेके आइए, ऑफिस में जो गेस्ट आए उनके लिए पानी लेके आइए। अब जैसे वो जा रहे थे तभी एक टीचर ने बोला कि बाईजी चौक खत्म हो गई है, चौक लेके आइए। अब वो जैसे ही जा रहे थे कि पानी और चौक दो चीज़ें लानी हैं, इतने में एक क्लास से आवाज़ आई कि अटेंडेंस का रजिस्टर लाइए। अब वो अटेंडेंस रजिस्टर की तरफ दौड़े, इतने में अलग क्लास से एक और आवाज़ आ गई कि बाईजी डस्टर नहीं है क्लास में, डस्टर लाइए। इतने में थोड़ा आगे और चले, एक क्लास से आ गई कि एक बच्चा गिर गया है, जो हमारी प्राथमिक उपचार पेटी वो लेके आइए। तो ऐसी स्थिति में बाईजी कंफ्यूज हो गए कि वो क्या करे क्या ना करे। इतने प्रिंसिपल महोदय की डांट आ गई, आपको कब बोला था पानी का और अभी तक पानी नहीं आया है। तो वो कोई भी काम नहीं कर पाए। ये कब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनको आदेश बहुत लोगों से मिला, और यही यदि एक व्यक्ति से ही आदेश मिलता है, यदि चौक नहीं है, यदि डस्टर नहीं है, तो ऑफिस में सूचित किया जाए। ऑफिस में प्रिंसिपल सर ने या उनके जो अधीनस्थ थे उन्होंने ये सारा काम देखा कि इस तरह से, तो उनको पता था कि बाईजी अभी पानी लाने गए हैं, वो जब पानी लेके आ जाएंगे तब उन्हें बोल दिया जाएगा भाई जी उस क्लास में आप चौक ले जाइए, उस क्लास में आप रजिस्टर ले जाइए, उस क्लास में आप डस्टर ले जाइए। तो इस तरीके से काम को किया जा सकता है, वो काम सही तरीके से हो जाएगा। तो आदेश की एकता का मतलब ये है कि एक अधीनस्थ को एक अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए ताकि आपस में आदेशों के टकराव की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है। इसके बाद में अगला जो सिद्धांत फेयोल ने दिया था वो है निर्देश की एकता। देखिए, आदेश और निर्देश दोनों में फर्क है। आदेश का मतलब अपने अधीनस्थ को दिया जाने वाला कार्य का एक आदेश है, एक ऑर्डर है, जबकि निर्देश का मतलब हो गया काम कैसे करना है, उसकी योजना बना के उस हिसाब से उचित दिशा प्रदान करना है। निर्देश की एकता और आदेश की एकता में समान ये है कि एक व्यक्ति से हमें जो आदेश मिला है और एक अधिकारी होना चाहिए, वही निर्देश में है कि एक अधिकारी होना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से योजना को क्रियान्वयन से संबंध रखता है। तो निर्देश की एकता का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री के दो विभाग हैं, अलग अलग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, अब दोनों प्रोडक्ट के लिए उन्होंने जो अधिकारी रख रखे हैं वो दो रख रखे हैं। अधिकारी जो हैं दो प्रोडक्ट के लिए दो अधिकारी, लेकिन इसलिए दो अधिकारी हैं कि काम ज्यादा है। ये नहीं कहा कि एक प्रोडक्ट को ये संभालेगा और एक प्रोडक्ट को ये संभालेगा। अब यहाँ पे जब पहला अधिकारी आया तो उसने श्रमिकों को आदेश दिया कि ये जो आप बना रहे हो मटेरियल, इसमें आपको रॉ मटेरियल जो 3:2 में मिक्स करना है। जबकि दूसरा अधिकारी बाद में आता है, अब वो भी उसी में काम कर सकता है साथ में, तो उसने ये कह दिया कि नहीं, आपको ये रॉ मटेरियल बराबर बराबर मिलाना है। अब यहाँ पे कर्मचारी दिक्कत में आ गए फिर कि कौन सी बात मानी जाए, कौन सा निर्देश माना जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग काम बांट देना चाहिए। ए वर्ग का जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा फर्स्ट अधिकारी देखेंगे, और ये जो दूसरे वाले अधिकारी है बी प्रोडक्ट देखेंगे। तो इस तरह से उनमें प्रोडक्ट बांट दिए गए हैं। अब इसमें क्या मिक्स करवाना क्या नहीं करवाना उनकी जिम्मेवारी है और इसमें इनकी जिम्मेवारी है। वे आदेश इन्हीं के मानेंगे, इनकी कोई बात उन संबंध वो अधीनस्थ जो हैं वो सुनेंगे नहीं और इनके नीचे वो काम नहीं करेंगे। इसी तरह से इस विभाग के जो अधीनस्थ हैं वो इनके नीचे काम करेंगे, इनके नीचे काम नहीं करेंगे। तो अलग अलग अधीनस्थ हो गए, उनके ऊपर एक अलग अलग अधिकारी हो गए अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तब वो काम जो है वो सही तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रकार से निर्देश का सिद्धांत हमें ये बताता है कि निर्देशन जो मिले वो भी एक विभाग के एक अधिकारी होने चाहिए, अलग अलग बंटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। छठा लिखिए, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का
समर्पण। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने जो व्यक्तिगत है, देखिए हर व्यक्ति जो काम करता है संस्था में, उसकी कुछ न कुछ निजी आवश्यकताएं होती है, उनको पूरा करने के लिए वो कार्य करता है। अब वो उसका वेतन हो सकता है या उसका प्रमोशन से रिलेटेड है, कुछ भी उसकी निजी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति वो चाहता है संस्था में। लेकिन यदि वो अपने स्वार्थों के लिए ही सिर्फ काम करेगा तो कभी भी संस्था हित की बात नहीं सोच पाएगा। और यदि संस्था हित नहीं सोचेगा, यदि संस्था आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, तो उसके व्यक्तिगत हितों को संस्था पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए व्यक्तिगत हित कब पूरे होंगे? जब हम संस्था हितों के बारे में सोचेंगे। इसलिए अपने हितों को नहीं सोच करके कर्मचारियों को संस्था का हित ध्यान में रखना चाहिए। यदि वो संस्था की प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, संस्था की उन्नति और तरक्की के बारे में, संस्था के विकास के बारे में यदि वो कार्य करेंगे, तो संस्था आगे बढ़ेगी और संस्था शिखर पर जैसे जैसे बढ़ेगी, उसी प्रकार से उसके कर्मचारियों के सारे व्यक्तिगत हित पूरे होते जाएंगे। आज हर कर्मचारी क्या चाहेगा? उसको वेतन अच्छा मिले, उसका समय पर प्रमोशन हो, समय पर उसे इंक्रीमेंट मिले और उसे सुविधाएं मिले, जॉब में अन्य सुविधाएं भी मिले। और ये सारी बातें क्या एक गिरती हुई संस्था, डाउन होती संस्था दे सकती है? क्या नहीं दे सकती। कौन सी संस्था दे सकती है? बढ़ती हुई संस्था दे सकती है। इस प्रकार से हम यदि संस्था के लिए कार्य करेंगे, संस्था के विकास के लिए यदि संस्था का हर कर्मचारी संस्था के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा, तो वो संस्था आगे बढ़ेगी। और संस्था जब आगे बढ़ेगी तो उस कर्मचारी की आवश्यकताएं भी पूरी होगी। तो कर्मचारी की आवश्यकता पूर्ति हेतु, उसके व्यक्तिगत हितों की आवश्यकता पूर्ति हेतु आवश्यक है कि वो अपने हितों को त्याग करके संस्था के हितों की ओर सोचे। संस्था के हित यदि पूरे होंगे तो कर्मचारी के हित स्वतः ही पूरे होते जाएंगे। ठीक है, तो हर कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग करके संस्था हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से हेनरी फेयोल के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, उसमें हमने आज जो सिद्धांत पढ़े हैं, कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत और सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इनको आप बुक में से वापस रीड करेंगे, नोट्स बने, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ओके, धन्यवाद।